नमस्कार, जय जोहार। क्या आप भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी मेमोरी टेक्निक्स और ट्रिक्स के जरिए बहुत ही कम समय में स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि सीजी व्यापम टॉपर आपको पढ़ाए? तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप। यहाँ 10 से अधिक गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करने वाले और सीजी व्यापम टॉप करने वाले योगेंद्र सर सीजीपीएससी और सीजी व्यापम के अंतर्गत होने वाले सभी एग्जाम्स की तैयारी कराएं। तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप टू बी द बेस्ट, लर्न फ्रॉम द बेस्ट। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका योगेंद्र से ऑनलाइन क्लासेस में। इतना अच्छा अवसर मिला है आपको, 407 पदों के लिए सहकारिता विभाग में भर्ती निकली हुई है और बच्चे काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज थे इसको लेकर कि जो सर अलग से जो पार्ट है 25 और 30 मार्क्स का, दो अलग अलग भाग में वैकेंसी आई है ना, एक 398 और एक 9 पद जो है वो सभी के लिए नहीं है। उसमें स्पेसिफिक सिलेबस मंगा हुआ है, स्पेसिफिक ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन मंगा हुआ है, मतलब वो कॉमर्स स्ट्रीम वाले लोग के लिए है। ठीक है, अब उस पर मैं नहीं जा रहा हूँ, वो सारे वीडियोज़ में बना चुका हूँ। जो 398 पद है उसमें भी एक 260 पद जो निकले हुए हैं, उसमें 260 पद के लिए सिर्फ और सिर्फ ग्रेजुएशन और पीजीडी से मंगा है। 50-60%, 70%, 100%, 120% लाने नहीं बोला है, लेकिन उन के अलावा जो और 3 पद हैं उसके लिए आपको 50% रहने चाहिए ग्रेजुएशन में, किसी भी ग्रेजुएशन में। ठीक है, अब उसमें जो सहकारिता विभाग संबंधी और बैंकिंग संबंधी अलग से जो सिलेबस है वो कहाँ से पढ़ें, ये बच्चे को समझ ही नहीं आ रहा है। और सर पढ़ें भी, कंटेंट मिल जाए, ऑब्जेक्टिव पोर्शन कैसे पूछा जाएगा, कैसे पूछेगा, उसके लिए मैं यहाँ पे आया हूँ। और चिंता मत करिए, ये वाला जो पार्ट है ना, आज से ये पहली क्लास है, लेक्चर 1 है, और लेक्चर 1 से अब लाइन से वीडियोज डलेंगे और वो आप पढ़ेंगे ना तो ये वाला पूरा पार्ट कवर हो जाएगा। थ्योरी ऑब्जेक्टिव कैसे बनेगा सब आपको मालूम चल जाएगा। पहला क्लास क्या होगा, देखो सहकारिता अधिनियम और बैंकिंग संबंधी जो सिलेबस दिया हुआ है, यहाँ तक तो जो 398 पद है उसमें भी यही आएगा और जो 9 पद है उसमें भी यही आएगा। और 9 पद वाले में ये प्रबंधन संबंधी मैनेजमेंट वाला पोर्शन अलग से एक्स्ट्रा लिख दिया है। ठीक है, अभी जो कॉमन है सिलेबस सब में पूछा जाना है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। पहले कहाँ पढ़ेंगे, ठीक है। तो पहला वाला जो मैं पॉइंट आज स्टार्ट कर रहा हूँ वो क्या स्टार्ट करूंगा, ये बैलेंस शीट लाभ हानि खाता, ये वाला स्टार्ट करें हम लोग। लाभ हानि खाता और बैलेंस शीट वाला, ये कॉमर्स में हम लोग पढ़ते हैं, कॉमर्स वाला स्ट्रीम हो जाता है, तो ये चीज़ पढ़ा रहा हूँ। और चिंता करने की कोई बात नहीं है, दो परेशानी आएगी। एक तो सर पहली बार पढ़ रहे हैं, समझ नहीं आ रहा, तो हर किसी के लिए पहली बार है, चिंता मत करिए। और मैं इतने आसान भाषा में समझाऊंगा ना, एकदम प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देके समझाऊंगा, आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। आज की क्लास पढ़ के देख लेना और मेरे को कमेंट सेक्शन में बता देना, ठीक है, कि तकलीफ हुई कि नहीं हुई, कि समझ आया कि नहीं आया। क्योंकि आप लोग रेस्पॉन्स दोगे तो मैं आगे वीडियो बनाते चलूंगा, उसके अनुसार काम करूंगा। समझ आ रहा है बोलोगे, अच्छा लग रहा है बोलोगे तो और इस पर मेहनत करेंगे। ठीक है, दूसरा चीज है, कुछ बच्चे हिंदी मीडियम के, कुछ बच्चे इंग्लिश मीडियम के, तो बिल्कुल भी चिंता मत करिए। मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में मास्टरी कर लिया हूँ, हिंदी इंग्लिश दोनों टेक्नोलॉजीज आते हैं। मैं पढ़ाऊंगा तो ना हिंदी मीडियम के बच्चों को दिक्कत होगा और ना ही इंग्लिश मीडियम के बच्चों को दिक्कत होगा। ठीक है, तो आज का जो पहला लेक्चर रहेगा वो बैलेंस शीट लाभ हानि, इस पे हम चर्चा करेंगे। और इसके 2-3 लेक्चर होंगे, ये वाले जो टॉपिक है ना, इसके 2-3-4 लेक्चर हो सकते हैं। ठीक है, मेरा प्रयास रहेगा पूरा डीप घुस के कवर कराऊं और ऑब्जेक्टिव पैटर्न भी मैं आपको बताते चलूं। ठीक है, तो चलिए सीधे काम की बात पर आते हैं। अब देखो, मैं ये बताना चाहूंगा कि हमारे कोचिंग इंस्टीट्यूट द्वारा, योगेंद्र साहू क्लासेस द्वारा, इससे रिलेटेड कोर्स भी प्रोवाइड कराया जा रहा है। ठीक है, 3000 रुपये इसकी फीस है और शुरू के कुछ बच्चों के लिए हम ऑफर रखे हुए हैं, तो 1499 रुपये में पूरा ये सहकारिता भाई वाला कोर्स, सभी कोर्स अवेलेबल हो जा रहा है 1499 रुपये में। ठीक, लेकिन अगर कोई बच्चा सिर्फ सहकारिता वाला पार्ट पढ़ना चाह रहा है तो 699 799 रुपये फीस है, वो परचेस कर सकता है। और टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है, टेस्ट सीरीज भी आप परचेस कर सकते हैं। ठीक है, टेस्ट सीरीज भी परचेस कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज का फीस मात्र 249 है, इसमें सब्जेक्ट वाइज टेस्ट भी है और 5 फुल लेंथ टेस्ट भी अवेलेबल है। ठीक है, तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, ये पूरी चीज़ें आपको पूरा तैयार करके रख देंगी और आप एक अपना पोस्ट ले पाएंगे। ठीक है, अब रही बात नोट्स की, तो नोट्स जो है वो
मेरे एप्लीकेशन में कुछ चीज़ें मैं फ्री में डाल दूंगा, एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा। वो कोर्स वाले में जाएंगे तो पीडीएफ कुछ को मैं ओपन रख दूंगा। अभी फिलहाल मैं जो बताऊंगा बोर्ड में बताऊंगा, इसको चाहे तो आप लिख भी सकते हैं और मैं नोट्स प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। जो कोर्स है, ये कोर्स वाले भी पहली वीडियो देख रहे होंगे, पहला वीडियो इनके लिए होगा। और ये चीज़ मैं यूट्यूब में भी डाल रहे हैं, कुछ यूट्यूब में वीडियोज डलेंगे, ठीक है, चिंता करने की बात नहीं है। लेकिन कुछ बच्चे कमेंट करते हैं कि सर हम पैसे दे के कोर्स खरीदे, उसका क्या मतलब हुआ? तो चिंता मत किया कीजिए यार, मैं भी तो समझदार इंसान हूँ, ठीक है। मुझे भी मालूम है दोनों अलग अलग प्लेटफॉर्म है, तो आपके लिए कहीं ना कहीं विशेष सुविधा रहेगी, उसकी चिंता मत आप किया कीजिए, ठीक है। तो नोट्स मिल जाएंगे, प्रोवाइड हो जाएंगे, जितनी चीजें हैं सब चीज मिल जाएंगी आपको, ठीक। अभी फिलहाल पढ़ना चालू करिए। शुभारंभ करते हैं, श्री गणेश करते हैं, ठीक है। श्री गणेश, चलिए अभी फिलहाल हेडिंग डालना है आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्या डालोगे? फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक। हेडिंग डालना फाइनेंशियल स्टेटमेंट। हिंदी में इसको बोलते हैं वित्तीय विवरण, वित्तीय विवरण। बस स्पेलिंग देख लेना, स्पेलिंग मेरा अच्छा नहीं है, ठीक। हिंदी इंग्लिश दोनों सब अच्छा है, स्पेलिंग अच्छा नहीं है, उस पर आप चिंता नहीं करना आपको, ठीक है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट वित्तीय विवरण। सर अभी आप ट्रेडिंग और पीएल अकाउंट बताने वाले थे, बैलेंस शीट बताने वाले थे, ये क्या बताने लग गए? तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट वित्तीय विवरण का ही पार्ट होता है। देखो फाइनेंशियल स्टेटमेंट वित्तीय विवरण अब मैं आपसे पूछूं कि आप कोई बिजनेस कर रहे हो या मैं ही बिजनेस कर रहा हूँ, मैं पढ़ा रहा हूँ, मेरी कोई दुकान है, अलग अलग प्रकार के बिजनेस हो सकते हैं। कोई एक समझ लो मैं कोई ट्रेड कर रहा हूँ। अब मुझसे कोई आके तो पूछेगा कि भैया कितना कमाते हो, अभी तुम्हारी आर्थिक स्थिति क्या है, कितने का सामान खरीदते हो, कितने का सामान बेचते हो, मैं क्या बताऊंगा उसको? और कुछ बताऊंगा तब बता पाऊंगा ना जब मेरे पास कोई डिटेल, कोई रिकॉर्ड रहेगा, रहेगा कि नहीं? तो उसी रिकॉर्ड को, उसी डिटेल को, उसी स्थिति के लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार करते हैं, ताकि दूसरों को कम्युनिकेट किया जा सके, बता सके कि भैया इतने का माल खरीदा, इतने का बेचा, इतना लाभ हुआ, इतने और एक्सपेंस हुए, इतना बैंक में जमा किया, इतना इंटरेस्ट आया। ये सारी चीजें, ये सारी चीजों का विवरण क्या कहलाता है? वित्तीय विवरण, ठीक है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट, दो प्रकार के होते हैं। एक को बोलते हैं ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट। पीएनएल मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो आपके में ट्रेडिंग वाला नहीं दिया पार्ट, लेकिन जो हम लोग कॉमर्स में पढ़ते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कब पहुंचोगे? जब ट्रेडिंग सीखोगे। तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे, आज की क्लास यहाँ रहेगी, ये और ये वाला हम पढ़ेंगे जितना हो सके, ठीक है। तो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इसको बोलते हैं लाभ और हानि खाता, लाभ और हानि खाता। हिंदी इंग्लिश दोनों बच्चों के लिए है, किसी कोई तकलीफ नहीं होगा, लाभ और हानि खाता, ठीक है। आप दोनों लिखते चलिए, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, लाभ और हानि खाता। और साथ ही साथ मैं जो टॉपिक पढ़ाते जाऊंगा ना, उसमें कैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो भी बताते चलूंगा, तो पहले से क्लियरिटी रहे। दूसरा होता है बैलेंस शीट, इसका दूसरा पार्ट है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट को हिंदी में बैलेंस शीट ही, बैलेंस शीट भी बोल देते हैं, ठीक है। इसको बैलेंस शीट ही करके याद रखना, ठीक है। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और दूसरा क्या बताया? बैलेंस शीट। थोड़ा सा धैर्य रखना, 20 मिनट 25 मिनट जो भी ये लेक्चर रहेगा पहला पूरा सुनना, ठीक है। लिखते चलो और सुनते चलो, समझ आएगा कि नहीं, याद होगा कि नहीं, उसको बाद में देखना। और मैं बता रहा हूँ एक एक कड़ी धीरे धीरे जोड़ेंगे और पूरी गुत्थी सुलझ जाएगी। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। अभी जब तक इसका फॉर्मेट नहीं बताऊंगा ना, आपको समझ नहीं आएगा कि है क्या, अभी शुरुआत हो रही है। दो चीजें होते हैं। अब पहला चीज नोट डाउन करना कि भैया इसको बनाते किस लिए, क्यों बनाऊं इसको मैं, क्या लाभ होगा, क्या काम आएगा? इसको बनाते हैं प्रॉफिटेबिलिटी पता करने के लिए, प्रॉफिटेबिलिटी पता करने के लिए, लाभप्रदता पता करने के लिए। अरे मैं कितना सामान बेचा हूं, कोई मैं जैसे कपड़े का व्यापार कर रहा हूं, एक उदाहरण दे रहा हूं, सब उदाहरण देके ही समझाऊंगा। 1 लाख का मैंने कपड़े का माल बेच दिया, लेकिन वो जो 1 लाख कपड़े का सामान बेचा, उसको मैं कहीं ना कहीं से तो खरीद के लेके आया हूँगा, ठीक है, खरीद के लेके आया हूँगा। 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपए का मैं माल बेचा, कपड़ा बेचा, ठीक है। व्यापारियों की भाषा में वो वैसे ही आता है 1 लाख। लेकिन उस 1 लाख का जो कपड़ा बेचा ना, उसमें 40,000 रुपए में अपना खर्चा लगाया था, मतलब जो जितने भी कपड़े थे 40,000 रुपए के लेके 1 लाख बेच दिया, मेरे पास बचा कितना? 60,000 रुपए। कितना रुपए बचा? 60,000 रुपए। लेकिन बस यही मेरा प्रॉफिट हो गया क्या? नहीं, कुछ खर्चे भी किया होगा कि मैं अकेले जाऊं और मैं अकेले लाऊं, और कुछ भी सामान को लाने ले जाने का ट्रांसपोर्टिंग चार्ज लग गया होगा, कुछ मैं अपने यहाँ कोई आदमी रखाऊंगा काम करने के लिए, कुछ पैसे मेरे खर्च हो गए होंगे, रेंट में दुकान लिया होगा, बिजली का बिल आया होगा, कोई ग्राहक आ रहा है तो चाय नाश्ता करवा रहा हूँ उसको, उसके बावजूद नहीं खरीद रहा है, ठीक है, वो सिर्फ चाय नाश्ता करने के लिए आ रहा है, ये सब खर्चे होंगे। तो भैया मान के चलो पूरे खर्चे हुए मेरे 30,000 रुपए, तो 60 में से 30,000 रुपए खर्चा हुआ, 30,000 रुपए मेरा प्रॉफिट हुआ।
ये पूरी स्थिति कब बता पाऊंगा? जब मैं ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाऊंगा, ठीक है, और इसी का पूरा विस्तृत विवरण हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। तो ये ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्यों बनाया जा रहा है? क्यों बनाया जा रहा है? प्रॉफिटेबिलिटी बताने के लिए, लाभप्रदता बताने के लिए, ठीक है। और सर बैलेंस शीट क्यों बनाते हैं ये भी बता दो। ये बनाते हैं फाइनेंशियल पोजीशन बताने के लिए, फाइनेंशियल पोजीशन, वित्तीय स्थिति बताने के लिए, फाइनेंशियल पोजीशन, वित्तीय स्थिति। अभी मैं आपका बेस क्लियर कर रहा हूं ना, क्वेश्चन कहां से बनेंगे वो अभी आएगा, ठीक है। अभी बेस क्लियर कर रहा हूं, इससे कोई क्वेश्चन नहीं बनना, ये सिर्फ आपका इंट्रोडक्शन पार्ट है। फाइनेंशियल पोजीशन, वित्तीय स्थिति बना। सर कैसी स्थिति? वित्तीय स्थिति, वित्तीय स्थिति ऐसे, मेरे पास 1 लाख का बिल्डिंग है, मेरे पास 10 लाख की सामान लगी हुई है, फोटोकॉपी मशीन है, ठीक है लेकिन मेरे को 2 लाख रुपए किसी को देना भी उधारी है, बैंक में लोन है। ये सब वित्तीय स्थिति की आते हैं कि भैया मेरी क्या स्थिति है, फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। उसके लिए बैलेंस शीट बनाते हैं। बैलेंस शीट देखोगे ना किसी भी कंपनी का, पूरा आपको समझ आ जाएगा, पूरा सिनेरियो समझ आ जाएगा कि भैया ये क्या पोजीशन है, इसका लाभ कमाएगा, हानि होगा, क्या है, पूरा बैलेंस शीट देखने से समझ आ जाता है, ठीक है। तो ये इंट्रोडक्शन पार्ट था, ये मैं हट रहा हूँ, चाहे तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एप्लीकेशन में तो स्क्रीनशॉट नहीं होगा, यूट्यूब में स्क्रीनशॉट हो जाता है। और बाकी आपको लिखना तो है भैया, है ना, इसको लिखिएगा और नोट्स भी मैं प्रोवाइड करा दूंगा, इसको अपने समझने के लिए लिख लीजिए। ठीक है इतना क्लियर। अब इसी को और आगे बढ़ाते हैं। सॉरी, ये जो प्रॉफिटेबिलिटी है ना, प्रॉफिटेबिलिटी की बात की, तो जो प्रॉफिट होता है वो 3 टाइप का होता है। प्रॉफिट कितने टाइप का होता है? 3 टाइप का होता है। एक होता है ग्रॉस प्रॉफिट, सकल लाभ, क्या? सकल लाभ। दूसरा होता है नेट प्रॉफिट, सकल और निबल बोलते हैं इसको, ठीक है, सकल लाभ, निबल लाभ, ठीक है। और तीसरा होता है ऑपरेशनल प्रॉफिट या ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ऑपरेटिंग या ऑपरेशनल प्रॉफिट, परिचालन लाभ, परिचालन लाभ। इतना डिटेल में तो नहीं पूछेगा, बट मैं एक ओवरव्यू आपको दे दे रहा हूँ। प्रॉफिटेबिलिटी, प्रॉफिट 3 प्रकार के होते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट, ये निबल लाभ, और ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट, परिचालन लाभ। कुछ टर्मिनोलॉजीज हो सकते हैं कि हिंदी इंग्लिश में अलग अलग मैं बता दूं, है ना, जो हिंदी मीडियम के पढ़े होंगे तो वो जज कर सकते हैं, ठीक है। वित्तीय स्थिति में 2 चीजें होती हैं, एसेट और लायबिलिटी, एसेट्स एंड लायबिलिटीज। ये एसेट्स होता है संपत्ति, मैंने बोला ना क्या स्थिति है, कैसे मालूम चलेगा? अरे भैया 1 लाख का बिल्डिंग है, 1 लाख का जमीन है, 2 लाख का मशीन है, ये सारी चीजें एसेट्स बताएंगे, संपत्ति वो बताएगा, ठीक है। और लायबिलिटी, ठीक है, ये इसको या तो आप दायित्व भी बोल सकते हो या देता, ठीक है। तो एसेट्स या फिर लायबिलिटी। देताएं, देताएं बोला है, ठीक है, एसेट्स और लायबिलिटी। इतना क्लियर? ये चार्ट आप बना लीजिए। ये चार्ट के बाद हम आगे जहां से क्वेश्चन बनना है वो पढ़ेंगे, ठीक है। मैं एक ओवरव्यू दे दिया। ठीक, इतना लिख लिए, उम्मीद करता हूँ लिख लिए होंगे। अब हम लोग आते हैं ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, एक्चुअल में जहाँ से क्वेश्चन बनना है। और पहले सीख लीजिए, जो कंसेप्ट में बताऊंगा ना, जो पॉइंट्स बता रहा हूँ उसको पहले सीख लेना, पढ़ लेना। उसको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी लास्ट में करा दूंगा, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो हेडिंग डालेंगे ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट। और पहला हम देखेंगे ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट कैसे होता है, ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट कैसा होता है, ठीक है, ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट। और ये क्या होता है? ट्रेडिंग अकाउंट समझ लो, ट्रेड करना, ट्रेड करना, व्यापार करना, सामान बेचा, खरीदा, खरीदा, बेचा, और उस बीच में कुछ खर्चे हुए, खर्चे हुए, प्रॉफिट हुए। अब देखो ये फॉर्मेट क्यों बनाते हैं। अब इसको मैं इस तरीके से बता रहा हूँ, कॉमर्स वाले स्टूडेंट तो हो सकते हैं उनको लगे रही है तो एकदम बेसिक चीज बता रहे हो, लेकिन मैं यहाँ मान के चल रहा हूँ कि भैया सभी ग्रेजुएशन वाले मौजूद हैं यहाँ पे, तो मैं एकदम बेसिक से बता रहा हूँ और एकदम न्यू से आप समझ लोगे। मैं जैसे बोलूं कि मैं, मेरी किताबें थे, कुछ नोट्स थे, मैंने 1 लाख का
अपना नोट्स बेच दिया, 1 लाख का सामान बेचा, ठीक है, 1 लाख का नोट्स बेचा, मेरी कुछ किताबें हैं और उसको मैंने 1 लाख रुपए में बेच दिए, बेचे तो 1 लाख रुपए मिला। सुनना समझना और यहाँ से पूरा यहाँ कनेक्ट हो जाओगे, एकदम प्रैक्टिकल एग्जाम्पल दे रहा हूँ। 1 लाख रुपए बेच दिया, मेरी सेल कितनी हुई, विक्रय कितना हुआ, सेल्स 1 लाख रुपए, कितना हुआ, 1 लाख। अब वो जो नोट्स बनाया हूँ जिसको मैं बेचा हूँ, उसका प्रिंट कराने के लिए, उस किताब को प्रिंट कराने के लिए क्या कोई खर्चा नहीं हुआ होगा, हुआ होगा? या मैं कहीं से खरीद के लाऊंगा, उसको बनवा लिया, खरीद लिया समझ लो, ठीक है, बनाया कहीं से खरीद लिया। तो जो खरीदा सामान, जो खरीदा और उसी को बेचा, था सामान खरीदने के लिए खर्चा हुआ 40,000 रुपए, ठीक, जितने भी खर्चे हैं, ये तो मेरा आय हो गया, इनकम हो गया, और ये पूरा एक्सपेंस हो गया है ना, इधर वाले को एक्सपेंस देखते हैं। 40,000 मान लो उसमें खर्चा हुआ। अब जब मैं वो सामान मंगाया भैया, जब सामान खरीदा, उसको यहाँ मेरे पास पहुंचाने तक का कुछ भाड़ा भी लगा होगा। भाड़ा कितना लगा, 5,000 लग गया, मान के चलो, उदाहरण दे रहा हूँ, समझते चलना, 5,000 रुपए, ठीक है, 5,000 रुपए लग गया। अब 1,000 रुपए का मैंने सामान बेच दिया, 40,000 रुपए वो एक्चुअल में लागत पड़ा था, 5,000 रुपए हुआ। जहाँ मैं ऑपरेट करता हूँ, हो सकता है वहाँ कुछ बिजली बिजली के खर्चे हों, कुछ भी किसी प्रकार का एक्सपेंस हो, वो सारे एक्सपेंस और छोटा मोटा मान लो कितना रुपए हुआ, 10,000 रुपए। तो मेरा इनकम हुआ 1 लाख, 40 + 5 45, और 45 10, ये आप देखो 45 और ये 10, 55,000 रुपए का खर्चा हुआ। तो मैं यहाँ से ग्रॉस प्रॉफिट निकाल सकता हूँ, इसके अलावा तो और भी बहुत सारे एक्सपेंस होंगे छोटे मोटे। फिलहाल ग्रॉस प्रॉफिट कितना हो गया, 1 लाख माइनस 55,000, 45,000 रुपए मैं इस ट्रेड से कमा लिया, ग्रॉस प्रॉफिट, सकल लाभ। अब ये तो मैं मुंह जबानी और ऐसी बता दिया, लेकिन क्या इसका अच्छा प्रेजेंटेशन, अच्छे तरीके से प्रेजेंटेशन नहीं किया जा सकता? किया जा सकता है, ताकि सिर्फ आप नहीं समझ सके, हर कोई समझ सके, जो भी उस आपके खाते को देखे ना, सब कोई समझ सके। बस इसी का ही प्रॉपर एकदम सटीक प्रेजेंटेशन क्या है, ट्रेडिंग अकाउंट। अब इसमें मैं आपको समझाते चलूंगा कि कैसे बनाना है, और ये सोच के कि भैया आप कॉमर्स वाले नहीं हो, ठीक है, क्योंकि ये कॉमर्स स्टूडेंट वाले लोग पढ़ते हैं। तो देखो, ट्रेडिंग अकाउंट पहले देखते हैं ना, ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट में ये एक फॉर्मेट बना रहा हूं, उस फॉर्मेट को लिखते चलिए और समझते चलिएगा, ठीक है। इस फॉर्मेट को, ये राशि है, रुपए मतलब राशि है। इधर वाले साइड को ना डेबिट बोल देते हैं, DR, और इधर वाले साइड को ना क्रेडिट लिख देते हैं, ठीक है। फिलहाल उतने ही समझना, ये सारे पर्टिकुलर्स हैं, मतलब इसमें क्या क्या सामान आएंगे वो सारी चीजें हैं, पर्टिकुलर्स। पर्टिकुलर्स ये भी हो गया, पर्टिकुलर्स, ठीक। अब इधर जो भी हम सामान लिखेंगे उसको ना 2 से शुरुआत करेंगे, इसको इंग्लिश में ही लिखना, ये इंग्लिश में रहेगा, उसका जो अर्थ है उसको मैं हिंदी में समझाऊंगा, ठीक है। और इधर वाला जो भी सामान है ना उसको मैं 22 से शुरुआत करूंगा, इधर राइट साइड, लेफ्ट साइड, क्रेडिट और डेबिट। अब ये जो राइट साइड है ना, जितने भी राइट साइड है, ये जो राइट साइड है, ये इधर मैं क्या लिखूंगा, जो भी रिसीव होगा, पैसा रिसीव होगा, इनकम मान के चलो, अभी समझाने के लिए इनकम, हालांकि पूरा इनकम नहीं है ना, इनकम नहीं है, लेकिन मैं बता रहा हूं, ये जो पैसे रिसीव हो रहे, जो आए हो रहे, आपकी समझने के लिए, वो वाले को मैं इधर लिखूंगा। सर उससे क्यों, ऐसा नियम बना दिया गया है? अरे मैं कुछ को इधर लिखूं, कुछ को इधर लिखूं, कुछ को इधर, हौच पौच नहीं हो जाएगा, समझ ही नहीं आएगा कि वो पैसा आया है कि गया है। इसलिए इधर जो भी पैसा आएगा ना उसको मैं लिखूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले आता है 22 सेल्स। अब ये 22 सेल्स करके कुछ ऐसे राशि होगा, मैंने बताया ना 1 लाख रुपए का मान के चलो मैं सामान बेच दिया। अब जरूरी थोड़ी ना कि भैया कुछ सामान हो सकता है कि मैं जैसे बुक की बेचने की बात किया, कोई सामान बेच दिया, ये लो ये चेयर है, ये चेयर को ही बेच दिया, ठीक है, ये चेयर को मैंने बेचा, नहीं दिख रहा होगा, ये चेयर मैं बेच दिया, चेयर बेचने का काम कर रहा हूँ, ठीक। 1 लाख का चेयर बेच दिया, तो क्या पूरा का पूरा चेयर एकदम सटीक निकलेगा कि 100-100 किलो के भार को भी झेल ले रहा है? कोई चेयर में बैठने की जगह कूद फांद रहा है, चल जाएगा। कुछ तो डिफेक्टिव पीस निकलेंगे ना, तो जो डिफेक्टिव पीस निकलेंगे तो क्या उसको वापस नहीं करूंगा? हाँ, तो उसको बोला जाता है, जब वापस हो गया, 1 लाख का सामान बेच दिया, लेकिन भैया बाद में कोई चीज आएंगे, कोई आएंगे और बोलेंगे कि नहीं भैया ये 10,000 का सामान तो आपका फालतू का था, इसमें कोई नट बोल्ट नहीं लगा हुआ है, अच्छे से मैन्युफैक्चरिंग नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ है, वापस करो। तो सेल्स कुछ हुआ और उसमें मैं घटा दूंगा सेल्स रिटर्न, मतलब ये वापस आ गया। 1 लाख का सामान बेचा था, हो सकता है 10,000 रुपए के सामान ऐसे हो जिसमें कोई थोड़ा सा डिफेक्ट हो गया, उस वजह से वो सामान वापस आ गया। तो एक्चुअल में मैं 1 लाख का सामान नहीं बेचा, 1 लाख में तो 10,000 वापस आ गया ना, तो एक्चुअल में मैं कितना सामान बेचा, 90,000 का सामान बेचा, ठीक है। तो ये इसमें से माइनस कर देंगे, माइनस को ऐसे ब्रैकेट से रिप्रेजेंट किया जाता है अकाउंट्स में, ये करके कुछ फिगर आएगा, ठीक है। अब इधर एक और चीज आता है, बाई क्लोजिंग स्टॉक। ये क्या होता है इसको मैं बता दे रहा हूं, फिर इधर स्टार्ट कर लो आप, टू ओपनिंग स्टॉक।
सपोज मैं सामान खरीदा, साल के शुरुआत में सामान खरीदा, शुरुआत में मेरे पास कुछ सामान पहले से और पड़े हुए हैं, जो पड़े हुए हैं, जो सामान रखा हुआ है ना, उसी को हम क्या बोलते हैं, स्टॉक। जो साल के शुरुआत में सामान रखा हुआ है वो क्या हो गया, टू ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक हो गया। ठीक है, तो कुछ ओपनिंग स्टॉक हो गया, मान के चलिए मेरे पास 50,000 रुपए का माल पहले से रखा हुआ था, फिर मैंने 40,000 रुपए का सामान और खरीदा, तो खरीदा तो मतलब परचेस किया, तो ये लो, और टू परचेस, कितने का सामान खरीदा 40,000 रुपए का, 40,000 रुपए का सामान खरीदा। ठीक है, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना, यूट्यूब पे कमेंट्स पे बताते चलना। ठीक है, कमेंट्स अगर यूट्यूब, ये तो एप्लीकेशन में भी डल रहा है, यूट्यूब पे भी डल रहा है, तो मुझे बताते चलेगा। ठीक है, कि समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कि कोई दिक्कत हो रही है तो मैं उसको अगले बारे में उसके डाउट को क्लियर करूंगा। कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में लिखना भी जरूर। ठीक है, तो कुछ मैंने परचेस किया, लो 40,000 का तो ये लो कुछ सामान परचेस कर लिया 40,000 का, लेकिन जैसे मैं जब बेचा था कोई सामान को तो कुछ डिफेक्टिव पीस वापस आ गए, वैसे ही जब मैं खरीदूंगा तो क्या जो खराब सामान रहेगा उसको भी खरीद लूंगा? नहीं नहीं भैया, ये इसमें बस वो पाइप बस निकला हुआ उसी में बैठ जाऊंगा? नहीं, डिफेक्टिव पीस कुछ भी है, चेयर में किसी प्रकार का नट है, कोई लेदर नहीं लगा हुआ है, कुछ भी हो, वापस करवा दूंगा कि नहीं करवा दूंगा? तो जैसे कुछ सामान खरीदा भी, वैसे ही कुछ सामान को मैं वापस करवा दूंगा। ठीक है, तो इसमें माइनस कर दोगे आप परचेस रिटर्न। सर यहाँ से क्वेश्चन कैसे बनेगा, अगर मन में आ रहा होगा ना, तो ये सारे आइटम के अमाउंट दे दिए होंगे आपको, क्योंकि एग्जाम में फेस कर चुका हूँ पहले, दूसरे दूसरे डिपार्टमेंट का था, यहाँ से एग्जाम फेस कर चुका हूँ, मेरे को मालूम है। ठीक है, यहाँ क्वेश्चन ये सेल्स आप दे देगा 1 लाख, सेल रिटर्न दे देगा 10,000, क्लोजिंग स्टॉक बता देगा, ये बता देगा, पूछेगा ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस निकालिए। कैसे निकालोगे? जब ये फॉर्मेट मालूम होगा तभी तो निकालोगे। ठीक है, तो ये परचेज था और कुछ परचेज रिटर्न भी कर दिया आपने, ये लो रिटर्न मार दिया आप, तो ये जो फाइनल अमाउंट आया उसको आपने इधर लिखा हुआ, और ये ओपनिंग स्टॉक का भी कुछ अमाउंट है, और ये सेल का अमाउंट, सेल माइनस सेल रिटर्न करके किया, और क्लोजिंग अकाउंट का जमाना। अब जो मैं सामान शुरू में मेरे पास उपलब्ध थे, फिर मैंने कुछ सामान खरीदा और उसमें फिर मैंने कुछ बेच दिया, तो जो सामान बच गए वो क्या कहलाएंगे? क्लोजिंग स्टॉक। मतलब साल के अंत में जो सामान मेरे पास बच गए ना, वो क्या कहलाएंगे? क्लोजिंग स्टॉक कराएंगे, तो उसका जो एक्चुअल मूल्य होगा उसको मैं यहाँ लिखूंगा। ठीक है, इतना लिख दिया, इतना क्लियर? चलिए, तो ये हो गया ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट। एक और चीज आएगा इसमें, टू डायरेक्ट एक्सपेंस, जो भी प्रत्यक्ष खर्चे होंगे ना, प्रत्यक्ष व डायरेक्ट एक्सपेंस, वो इस तरफ खर्चे आ जाते हैं। इनडायरेक्ट नहीं बोला, क्या बोला? डायरेक्ट। क्या बोला? डायरेक्ट। ठीक है, डायरेक्ट एक्सपेंस, और इसको मैं अलग से एक फॉर्मेट बना के लिखा दूंगा कि सर वो डायरेक्ट एक्सपेंस में आएगा तो आएगा क्या, नीचे नोट करके पूरा लिखेंगे और एक एक टर्म को समझेंगे। डायरेक्ट एक्सपेंस को आपको यहाँ पे लिखना है। सर ये डायरेक्ट एक्सपेंस क्या है? डायरेक्ट एक्सपेंस का तात्पर्य यहाँ पे यह है कि आपको सामान खरीदते समय, स्टार मार्कर डाल के लिख लेना, अगर नहीं समझ आएगा तो स्टार मार्क डाल के लिख लेना। डायरेक्ट एक्सपेंस इज इक्वल टू क्या है? सामान खरीदते समय, क्या बोल रहा हूं? खरीदते समय, बेचते समय नहीं, खरीदते समय। खरीदते समय जो भी खर्चे हो रहे हैं वो सब के सब डायरेक्ट एक्सपेंस में आ जाते हैं। क्या बोला? खरीदते समय, प्रोडक्शन करते समय, सामान को लाते समय जो भी खर्चे हो रहे हैं वो सब के सब किस में आ जाएंगे? डायरेक्ट एक्सपेंस में। ठीक है, अभी क्या है एग्जांपल पूरे बताऊंगा, वो डायरेक्ट एक्सपेंस हो गया। ठीक है, इतना क्लियर? ठीक, इतना क्लियर? क्या लिखना? जो भी खरीदते समय खर्चे हो गए वो सब के सब किस में आएंगे? डायरेक्ट एक्सपेंस में आ जाएंगे। अब ये बताओ कि मैं एक मोटा मोटी तौर पे बता रहा हूँ कि मेरे को 1 लाख रुपए मिले और मैं सामान जो खरीदा था ना 50,000 का खरीदा था, और इसमें 10,000 रुपए का और मैंने कुछ खर्चे किए थे डायरेक्ट एक्सपेंस, तो 1 लाख रुपए मैंने सामान बेच दिया और खर्चे मेरे थे 50 + 10 60,000। तो क्या मैं ये नहीं बोल सकता कि ये जो बीच में 40,000 रुपए बच रहा है वो मेरा प्रॉफिट है? बोल सकता हूँ कि नहीं बोल सकता हूँ? इससे प्रॉफिट निकल सकता है। ठीक है, तो देखो ये वाले को मैं जोड़ूंगा और इधर वाले को घटाऊंगा, तो जो मेरे पास इधर बचेगा ये आ जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस मतलब इसमें भैया और कुछ घटाने और भी छोटे मोटे खर्चे होंगे ना, वो घटाने बचेंगे, तो ये जो अमाउंट आएगा वो क्या रहेगा? ग्रॉस प्रॉफिट। जैसे इधर का टोटल 1 लाख आ गया जो मेरे को मिल रहा है पैसा, इधर का टोटल 60,000 आ गया, तो ये जो बचेगा ना 40,000 उसको इधर लिख देंगे, ताकि इधर भी 1 लाख और 1 लाख नीचे ये बराबर हो जाता है। ये 1 लाख 1 लाख लिख दिया, बराबर हो गया। तो ये जो बचा वो क्या है? ग्रॉस प्रॉफिट। लेकिन जरूरी थोड़ी ना कि हमेशा लाभ ही हो, कोई भी व्यापार आप करने जा रहे हो लाभ हो, ऐसा जरूरी है क्या? नहीं है। हो सकता है मैं 1.5 लाख का सामान लाया
और सामान किसी कारणवश बिका ही नहीं, पहली बार व्यापार किया, मेरे को समझ नहीं था व्यापार का, जो 1.5 लाख का सामान था उसको मैं ला के कितने में बेच रहा हूँ, 1 लाख रुपए में, तो मेरे को 50,000 का लॉस हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो जब इधर का टोटल ज्यादा रहेगा और इधर का कम रहेगा तो आपको लॉस हो जाएगा, मतलब खर्चे ज्यादा रहेंगे और इनकम कम रहेगा तो आपको लॉस हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखोगे बाई ग्रॉस लॉस, ठीक है, बाई ग्रॉस लॉस, और वो भी होता है कैरी फॉरवर्ड। कैरी फॉरवर्ड मतलब ये आगे चले जाता है, अभी ट्रेडिंग अकाउंट पढ़ रहे हैं ना, यही चीज आगे चल के किस में चल देगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चल देगा, ये कैरी फॉरवर्ड हो जाता है। लेकिन याद रखना, या तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, दोनों में से एक ही चीज होगा। दोनों एक साथ कैसे होगा, या तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, या तो दिन होगा या रात होगा, या सुबह होगा शाम होगा, दोनों चीज एक साथ नहीं हो सकती। ठीक है, तो ये आपका ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट हो गया, इसको नोट करिए। और यूट्यूब वाले स्क्रीनशॉट ले सकते हो, एप्लीकेशन वाले का अलाउ नहीं रहता, ठीक है, सिक्योरिटी पर्पज के लिए अलाउ नहीं रहता। इसको नोट करिए, फिर हम देखेंगे कि ये डायरेक्ट एक्सपेंस में क्या आता है और उसको समझेंगे, मतलब टू डायरेक्ट एक्सपेंस में और क्या क्या चीज आ सकता है। जरूरी नहीं आपको एग्जाम में डायरेक्ट एक्सपेंस बोल के दे, प्रत्यक्ष व्यय है ऐसा बोल के नहीं देगा, वो बोल देगा फ्राइट चार्जेस, वो बोल देगा कैरिज इनवर्ड, वो बोल देगा ऑक्ट्राई चुंगी। तो आपको मालूम होना चाहिए कि भैया इसको किसके साथ जोड़ना घटाना है, ठीक है। चलिए, मतलब ये सारे चीज जोड़े और ये चीज घटाए तो ग्रॉस प्रॉफिट निकलेगा, या इसको जोड़े और इसको घटाए तो ग्रॉस लॉस निकल सकता है। अब ये जो डायरेक्ट एक्सपेंस है उसमें क्या क्या चीजें आती हैं उसको लिख लो इधर। पहले तो स्टार मार्क डाल के नीचे नोट लिखना है, ट्रेडिंग अकाउंट बना ली ना, नीचे नोट लिखना, डायरेक्ट एक्सपेंस मतलब क्या, डायरेक्ट एक्सपेंस मतलब क्या, लिखिए नोट लिखिए, डायरेक्ट एक्सपेंस मतलब क्या। तो जो भी चीज मैंने बोला किससे जुड़ा हो, परचेस से जुड़ा हो, ठीक है, किससे जुड़ा हो, परचेस से जुड़ा हो, परचेस से, खरीदी से समझ, जो भी चीज किससे जुड़ा होगा, खरीदी से जुड़ा होगा, खरीदी से जुड़ा होगा, खरीदी, जो भी खर्चे खरीदी से जुड़े हों, जो भी खर्चे फैक्ट्री से, जैसे कोई फैक्ट्री है वहाँ कुछ उत्पादन हो रहा है, वहाँ के कुछ खर्चे हैं, जैसे कोयला लग रहा है, गैस लग रहा है, इलेक्ट्रिसिटी लग रहा है, फ्यूल लग रहा है, सारे के सारे खर्चे तो वही है ना, तो वो खर्चे भी किस में आ जाते हैं, फैक्ट्री में जुड़ जाएंगे, ठीक है, जो भी फैक्ट्री से रिलेटेड हो। अब उसका अलग अलग नाम होगा, मैं बहुत सारे एग्जांपल लिखा दूंगा, अभी फिलहाल समझा रहा हूँ। डायरेक्ट एक्सपेंस किससे रिलेटेड हो, जो परचेज से हो, जो फैक्ट्री से रिलेटेड हो, जो इनवर्ड से रिलेटेड हो। इनवर्ड मतलब क्या होता है पता है, मतलब जो सामान को लाने में जो खर्चा लग जा रहा है, उसके नाम कुछ भी हो सकते हैं, अभी देखेंगे क्या क्या इनवर्ड, ठीक। ये सारी चीजें, परचेज हो गया, फैक्ट्री हो गया, इनवर्ड हो गया, और प्रोडक्शन से, प्रोड्यूस करते समय, सामान का मैं प्रोडक्शन कर रहा हूँ, उससे प्रोडक्शन करते समय जो भी एक्सपेंस हो उससे मिलता जुलता, सारे के सारे किस में आते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंस में। अब उसके नाम तो बहुत सारे हो सकते हैं डायरेक्ट एक्सपेंस, लेकिन अब जो एग्जाम में जो जो चीजें पूछी जाती ना, वो मैं बता देता हूँ कि डायरेक्ट एक्सपेंस में आता क्या क्या चीजें इसमें आता। तो स्टार मार्क डाल के, ये तो डायरेक्ट एक्सपेंस क्या होता है, क्या होता है वो बता दिया, किससे रिलेटेड होता है, किससे रिलेटेड है, किससे संबंधित है वो बता दिया, ये चार चीज वो है। अब डायरेक्ट एक्सपेंस में क्या क्या आएगा उसको आप लिखते चलना, ठीक है। पहला चीज आप जो लिखोगे वो लिखिए कैरिज इनवर्ड, कैरिज इनवर्ड। डायरेक्ट एक्सपेंस में क्या क्या आता है उसको मैं बता रहा हूं, कैरिज इनवर्ड्स। सर क्या होता है वो बता दीजिए। अभी ध्यान के, थोड़ा सा मेरे को बैठना भी पड़ता है बीच बीच में, अभी टाइफाइड हुआ था तो थोड़ा कमजोरी है, ऐसा लगता है पैर लड़खड़ा रहा है और मैं गिर सकता हूँ। समझाते चलता हूँ, ठीक है, और आप लिखते चलो, चलो मैं बैठा हुआ हूँ और आप लिखते चलिए और मैं आपको बताते चलूंगा, ठीक है। कैरिज इनवर्ड, अभी मैं सपोज कोई कोर्स बेचा, अभी मैं बुक नहीं बेच रहा हूँ है ना, कोर्स तो बेच रहा हूँ, बुक मेरा अभी तैयार हो रहा है, बुक की कीमत है मान के चलिए 200 रुपये, कोई मैं बुक बेच रहा हूँ 200 रुपये की। अब ये बताइए 200 रुपये का बुक था आपका, लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि भैया मैं अपने जगह से आपके घर तक भेजूंगा ना, उसमें 40 रुपये का कुरियर चार्ज जुड़ जाएगा, जो ले जा रहा है आ रहा है कौन ले जाएगा, कौन पेट्रोल खर्चा करेगा देगा, तो जो कुरियर कंपनी कर रही है वो कुछ तो पैसा लेगी, 40 रुपये कर ली, तो आपको बुक कितना पड़ा, 240 पड़ा कि नहीं पड़ा, कि पैसा मैं देख भेजूंगा, आप दोगे ना। तो 200 रुपये आपका बुक का कीमत था और 40 रुपये जो भाड़ा था वो लग गया, समझिए बात। तो जो कैरिज इनवर्ड है ना वो क्या है, सामान खरीदते समय जो भाड़ा लगता है ना, आने जाने का खर्चा, फ्राइट चार्जेस भी बोल देते हैं उसको, वही क्या है, कैरिज इनवर्ड। लेकिन कैरिज इनवर्ड याद रखिएगा, कैरिज इनवर्ड डायरेक्ट एक्सपेंसेस में आता है, लेकिन यहाँ पे स्टार मार्क डाल के लिख लेना कि कैरिज आउटवर्ड
कैरीज आउट मतलब सामान जब हम बेच रहे हैं तब जो भाड़ा लग रहा है वो सामने हमारे हिस्से ये ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं आएगा। जो कैरीज आउटवर्ड है ये ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं आता, ये किस में आता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आता है। सर ये क्या बोले, ये किस में आता है? फिर ये ट्रेडिंग अकाउंट में आता है। अभी जो फॉर्मेट बना है वो ट्रेडिंग अकाउंट का है, ये जो फॉर्मेट है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। कैरीज आउटवर्ड किस में है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आता है। इसको लिख लेना स्टार मार्क डाल के, भैया कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। सर ये क्या था? मैंने बोला जो खरीदते समय जो भाड़ा लग रहा है, कुछ खर्चा लग रहा है वो। सर ये क्या है? जो बेचते समय लगे, ठीक है। चलो कैरीज इनवर्स लिखे। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा आप ऑक्ट्रॉय। क्या लिखना? ऑक्ट्रॉय। सर ये क्या होता है? चुंगी। चुंगी समझते नहीं? चुंगी नहीं समझते? मैं सामान मंगा रहा हूँ, कहाँ से मंगा रहा हूँ? चलो रायपुर से मंगाया, रायपुर से कोई सामान मंगाया, रायपुर जो सामान मंगाया। और ये देखो एक भाड़ा वाला ना, भाड़ा को फ्राइट भी बोल देते हैं, ठीक है। तो कैरीज इनवर्ड दिया रहा या फ्राइट रहे ना, ये दोनों भाड़ा ही है, समझ लो, ठीक है। सामान आने ले जाना भाड़ा ही है, ठीक। अब एकदम डिटेल में नहीं जा रहे हैं, कैसा भाड़ा, दोनों में क्या अंतर, उतना नहीं समझना है। अब जो भाड़ा लगा, मेरा जो सामान लेके आ रहा है वो बोल रहा है कि भैया मैं 200 रुपये लूंगा, यहाँ से आपके घर तक पहुंचा रहा है, मैं ले लेना भैया। लेकिन यहाँ से जब गुजरेगा तो उसको टोल टैक्स देना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? जो यहाँ भिलाई रायपुर के हैं तो कुम्हारी में एक टोल टैक्स पड़ता है, टोल प्लाजा पड़ जाता है। तो 50 रुपये मान के चलो उसको देने पड़ गए। वो 50 रुपये क्या खर्चा नहीं हुआ? वो अपने जेब से देगा क्या कि मेरे को देना पड़ेगा? मेरे को देना पड़ेगा ना, मैं जो ट्रेड कर रहा हूँ उसको, ठीक है। तो जो चुंगी होता है ना, ऑक्ट्राई होता है, वो क्या है? वही टोल टैक्स वाला खर्चा समझ लो। जो सामान लाना ले जाना कर रहे हैं ना, तो बीच में भैया ये ऑक्ट्राई मतलब अगर देखोगे ये क्या होता है, एक शहर या दूसरे शहर में आप एंट्री मार रहे हो। हालांकि मैं एक उदाहरण देके समझाया टोल प्लाजा वाला, एक शहर में दूसरे शहर में एंट्री मार रहे हो, एक राज्य या दूसरे राज्य से एंट्री मार रहे हो, तो बीच में जो आपको खर्चा देना पड़ता है वो बॉर्डर को पार करने के लिए, वो शहर में एंट्री मारने के लिए, वो क्या है? ऑक्ट्राई का खर्चा है, ठीक है। फ्राइड भी मिलता जुलता है, मैंने बताया, इतना लिखते चलिए, ठीक है। आगे लिखना है आपको डॉग ड्यूज, ठीक है। क्या? डॉग ड्यूज। सर ये डॉग ड्यूज क्या है? डॉक पोत समझते हो? जैसे कोई सामान रोड वोड से नहीं आ रहा है, कहाँ से आ रहा है? कोई शिप वगैरह से आ रहा है, ठीक है। गोदी बकाया बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं? गोदी। ये भाड़ा ही है, ये भी भाड़ा ही है, गोदी बकाया, ठीक है। जो डॉक से आ रहा है ना, डॉक पोर्ट वाला, पोर्ट से, तो पोर्ट को यूज करने का चार्ज, जैसे शिप है भैया, पोर्ट यूज करेंगे, पोर्ट यूज करेंगे तो उसका कुछ पैसा देना पड़ेगा, है ना। वो भी तो एक प्रकार का भाड़ा हो गया। इधर 4 चक्के वाले हम जा रहे हैं, उधर पानी वाला गाड़ी है उसमें भाड़ा है, तो वो डॉग ड्यूज भी किस में आ जाता है? डायरेक्ट एक्सपेंस में आ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा आप डॉग ड्यूज के बाद। डॉग ड्यूज क्या है? गोदी बकाया हो गया, गोदी है, मोदी नहीं है, ठीक है। एक्साइज ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी। नेक्स्ट लिखना क्या है? एक्साइज ड्यूटी। ये इसको मैं मिटा रहा हूँ, एक्साइज ड्यूटी। नेक्स्ट लिखेंगे क्या? एक्साइज ड्यूटी। सर ये एक्साइज ड्यूटी क्या होता है? एक्साइज ड्यूटी बेटा जब प्रोडक्शन करते हैं ना उस टाइम जो टैक्स लगता है वो होता है। हो सकता है देखो कुछ टैक्स अब बंद हो गए होंगे, नहीं लगे होंगे, लेकिन मैं यहाँ पे कोई पॉइंट को अगर लिख दिया, सुनना समझना बात को, भले अपडेट हो गया होगा, लेकिन ये जो फॉर्मेट चले आ रहा है ना, बाबा जमाने से चले आ रहा है, तो आपको जैसा दिया वैसे लिख लो, क्वेश्चन ऐसे ही पूछ देता है, ठीक है। कभी करो फिर वो नियम को ध्यान नहीं रखता, चेंज नहीं करता। एक्साइज ड्यूटी जो प्रोडक्शन के समय टैक्स लग जाता है ना, उसको क्या बोलते हैं? एक्साइज ड्यूटी। अब जो छठवां पॉइंट है, एक डॉग ड्यूज है, एक एक्साइज ड्यूटी है। और क्या पॉइंट लिखना है आपको? एक्साइज ड्यूटी तो हो गया, डॉग ड्यूज हो गया, फ्राइट हो गया, ऑक्ट्राई हो गया, कैरिज हो गया, ठीक है। और एक पॉइंट लिखिए आप रॉयल्टी। क्या लिखोगे बेटा? रॉयल्टी। और एक पॉइंट रॉयल्टी तो सबको मालूम है, कोल, गैस एंड वाटर। सर ये क्या हो गया? अरे भैया जब जैसे कोई फैक्ट्री वगैरह यूज हो रही है, वहाँ कोयला यूज हो सकता है, वहाँ गैस यूज हो सकता है, वहाँ वाटर यूज हो सकता है, उसका ये कोल, गैस एंड वाटर दे दिया रहेगा ना, मतलब आपको उसमें उसको किस में जोड़ना पड़ेगा? डायरेक्ट एक्सपेंस में जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। और लास्ट लिखना, क्या लिखोगे? फैक्ट्री एक्सपेंसेस। जो भी फैक्ट्री से रिलेटेड जुड़े हुए हैं, क्या लिखना उसमें? फैक्ट्री एक्सपेंसेस। फैक्ट्री एक्सपेंसेस, ठीक। ये सारे के सारे किस में आते हैं? डायरेक्ट एक्सपेंस में आते हैं। क्या आते हैं? डायरेक्ट एक्सपेंस में आते हैं। कितने मिनट का रिकॉर्डिंग हो गया तब? 33 मिनट, ठीक है। आज आधे घंटे की क्लास हो गई। और मैं जैसे पहले बता चुका हूँ कि हमारे कोचिंग संस्थान द्वारा सहकारिता विभाग में जो भी वैकेंसीज निकली हैं उससे रिलेटेड हम कोर्स करा रहे हैं, और वो कोर्स एकदम एग्ज़ाम ओरिएंटेड है।
मैं ये नहीं कहता कि आप सेल्फ स्टडी से नहीं पढ़ सकते हो। और मैं ये भी नहीं कहता कि मैं अपने लाभ की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अपने लाभ की ही बात कर रहा हूँ। ठीक है, बिना स्वार्थ के कोई भी संबंध नहीं हो सकता, ना मित्रता का, ना गुरु शिष्य का, हर चीज का संबंध स्वार्थ से जुड़ा हुआ है। लेकिन इसमें आपका भी स्वार्थ है, इसमें आपका भी लाभ है। मैं बोला आप अपने तरफ से मेहनत करके चीजें अरेंज कर सकते हैं, मटेरियल अरेंज कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर यही चीज कोई दूसरा अच्छे से प्रेजेंट करके दे दे, प्रॉपर नोट्स बना के दे दे, क्या क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है वो बना के दे दे, तो आप क्यों मेहनत करना चाहते हैं? ठीक है, अगर फिर भी आप सक्षम नहीं है तो YouTube आपको गाइड करेगा। YouTube में मैं जितने वीडियो डालूंगा ये आपको आपकी मंजिल तक ले जाने में हेल्प जरूर करेंगी। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मैं हाथ पकड़ के ले जाऊं, उसके लिए कोर्स अवेलेबल है। 1499 में शुरू के कुछ बच्चों के लिए ही ये फैसिलिटी अवेलेबल है। वैसे तो फीस 3000 है, पर 1499 में आप कोर्स खरीद सकते हैं। खाली सहकारिता विभाग वाला भी पढ़ेंगे तो आपको 600 से 700 के बीच में वो भी प्राइस पड़ेगा। सारे कोर्स के लिंक जो हैं वो डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में डले हुए हैं, आप इसको खरीद सकते हैं। टेस्ट सीरीज तो बिल्कुल दिलाना, आज ही खरीद लो। ठीक है, आज ही खरीद लो, क्योंकि देखो अभी महिला पर्यवेक्षक में, अब महिला पर्यवेक्षक का जाके मेरा कमेंट देखना, और कोई वो फेक कमेंट्स नहीं रहते। ठीक है, जैसे दूसरे चैनल में अपने ही आदमी लोग को करवा रहे हो, वैसा नहीं है, सारे जेन्युइन कमेंट्स है। ठीक है, मैं 25 डेज का क्रैश कोर्स चलाया यूट्यूब में, फ्री में, सब में। वहां से बच्चे बोल रहे 60%, ये बच्चे लोग का कहना है 60% से ज्यादा सर क्वेश्चन वाइज बन गए। महिला बाल विकास का जो 20 क्वेश्चन था पूरा एज इट इज वैसे ही बने। टेस्ट सीरीज जो हम लोग तैयार किए थे एज इट इज वैसे ही बना। एक बच्चा बोल रहा था सर ऐसा लग रहा था कि एग्जामिनर आपसे पूछ के बनाए, ऐसा नहीं है, सारे उसमें पढ़ा रहे। ठीक है, तो हमें जो आइडिया है जहां से क्वेश्चन बन सकते हैं, उतना पूरी टीम लगी होती है इस पे एनालिसिस करने के लिए, तो ये बना सकते हैं। बस वैसे ही टेस्ट सीरीज आप देखिए, सहकारिता विभाग वाले, ये सब आपको हेल्प करेंगे एग्जाम क्रैक करने में। ठीक है, आज फिलहाल मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम देता हूँ। अगर आपको लगता है कि आपके मन में कोई ऐसी बात है जो आप मुझसे पूछना चाहते हैं, यूट्यूब पे कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो। ठीक है, और कोर्स रिलेटेड कोई भी जानकारी हो तो 8770123687 पर आप कांटेक्ट करके कोर्स के बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, कल अपलोड हो जाएगा नेक्स्ट क्लास। चलिए।